हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसका जो हिंदी जो नोट्स है मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में अपलोड कर दिया है। हिंदी नोट्स के जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उपसंयोजक जो बंध है उसके बारे में और ये वाला जो है आपका इंग्लिश नोट्स है। चलिए फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें पहले पढ़ेंगे सिंपल साल्ट के बारे में, फिर डबल साल्ट के बारे में, फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, फिर सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। सो एक एक करके हम समझते जाएंगे कि क्या चीज़ है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छे से समझ आएगा। इसको वीडियो की स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना आपको समझ नहीं आएगा कि क्या मतलब क्या समझाया गया है। चलिए नोट्स की तरफ चलते हैं। फर्स्ट है आपका सिंपल साल्ट। सिंपल साल्ट क्या होता है फ्रेंड्स? ये साल्ट इज फॉर्मेड व्हेन एन एसिड रिएक्टेड विथ ए बेस। यानी इसका मतलब यह होता है कि जब किसी एसिड को आपने एक एसिड लिया एंड एक बेस लिया, यानी कि आप एक क्षार और एक अम्ल लेंगे और उन दोनों का आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो क्या बनेगा आपका लवण यानी कि साल्ट और वाटर प्राप्त होता है। यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल दिया है, आप देख सकते हो। एक में मैंने NaCl HCl प्लस NaOH HCl जो एसिड है एंड बेस के साथ इसका रिएक्शन कराया तो हमें प्राप्त हुआ साल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट हमारा है HCl एंड KOH का करवाया हमने रिएक्शन, तो हमको KCl प्लस H2O हमको प्राप्त हुआ। आई होप कि रिएक्शन आपको समझ आया होगा। बहुत ही नॉर्मल सा रिएक्शन है, उतना समझाने की ज़रूरत भी नहीं है इस चीज़ को, क्योंकि आगे तो इससे बड़े बड़े रिएक्शन आने वाले हैं। सो वो समझाने की ज़रूरत है। सो नेक्स्ट है हम लोगों का डबल साल्ट। डबल साल्ट जो होता है कंपाउंड हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड डबल साल्ट। यानी कि जो आपका ये अभी जो इसके कुछ नियम दिया गया है, कुछ प्रॉपर्टी गुण है इसकी, उसके अनुसार ही हम डबल साल्ट को पहचानते हैं। पहला है दिस डबल साल्ट एग्जिस्ट ओनली इन दिस सॉलिड क्रिस्टल स्टेट्स। यानी कि आपका जो डबल साल्ट है वो क्या करता है, केवल ठोस क्रिस्टल अवस्था में होता है। ठीक है। आप शक्कर या नमक को देखते होंगे, क्रिस्टल के जैसा होता है। नेक्स्ट है अपना का when these double salt are dissolved in water they dissociate into their कंस्टिट्यूंट आयंस। यानी कि ये इतना जल्दी क्या होते हैं, डबल साल्ट जो होते हैं जल में विलय करने पर ये अपने अवयव यानी कि इनके जो टुकड़े होते हैं यानी कि जो इनके कण होते हैं वो जल्दी विभक्त हो जाते हैं और ये घुल जाते हैं। एग्जाम्पल में है आपका पोटास एलम, यहाँ पे देख सकते हैं आप। पहला है आपका पोटास एलम जिसका K2SO4 Al2SO4 3N240 H2O है इसका जो आपका इसका रासायनिक सूत्र है। एंड मोहर साल्ट एक होता है जिसका रासायनिक सूत्र है FeSO4 एंड NH4 2SO4 6H2O। सो आपको समझ आ गया होगा क्या चीज़ है ये इतना जल्दी घुलते नहीं हैं जल में, मतलब घुल जाते हैं, सॉरी। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? ऐसे यौगिक होते हैं ये, ठीक है। इसका इंग्लिश में आप देख सकते हो दिस कंपाउंड्स विच डू नॉट डिसोसिएट इनटू ऑल देयर कंस्टिट्यूएंट आयंस इन एक्वस solution and do not give separation of component are called कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। यानी कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे यौगिक होते हैं जो जल विलयन यानी कि जल में क्या होते हैं, अपने सभी आयनों में विभक्त होकर नहीं होते हैं और पूरा का पूरा डिज़ोल्व नहीं हो पाता है, कुछ घटक इसके बच जाते हैं और इसका परीक्षण नहीं देते हैं, इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। इतनी जटिलता से जुड़े ही होते हैं कि जल्दी घुलते नहीं हैं। और इसका जो था आपका मैंने बताया कि जो आपका डबल साल्ट होता है वो घुल जाता है आसानी से, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स होता है वो नहीं घुलता है। समझ आ गया होगा फ्रेंड्स आप लोगों को। यहाँ पे एक चीज़ दिया है एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल में देख सकते हो पोटास फेरोसाइनाइड और
नीचे जल में विलय करने पर वह क्या चीज़ बनता है, जल्दी वह नहीं घुलता है, कुछ चीज़ें बच ही जाती हैं जो घुलती नहीं हैं। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल क्या होता है, उसके लिए आपको इस चीज़ को समझना होगा है क्या चीज़। तो यहाँ पे जो आपका सेंट्रल मेटल है उसका एक बार डेफिनेशन देख लीजिए कि जो ए कम्प्लेक्स कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ ए मेन मेटल एटम और आयन सराउंडेड बाय मैनी अदर एटम्स और आयन्स, यानी कि जो आपका जटिल यौगिक में एक मुख्य धातु होता है परमाणु, ये आयन से होता है, जो जिसके चारों तरफ क्या होते हैं, अनेक अणु होते हैं या आयन जुड़े रहते हैं, यानी कि बीच के मेटल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ Fe2+ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, CN आपस में यहाँ पे साइड में जुड़े हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, सो साइड में जो जुड़े हुए हैं ये क्या है आपका, यहाँ जो डेफिनेशन है उसमें साफ बताया जा रहा है कि जो मेटल है, ठीक है, उससे क्या बहुत सारे आयन परमाणु जुड़े रहते हैं, किससे, सहसंयोजकता बंध से, ठीक है। तो आपका जो सहसंयोजकता बंध है उससे क्या मेटल बहुत सारे जुड़े रहते हैं। सो ये जो बीच का मेटल है इसी को सेंट्रल मेटल कहते हैं, जिससे बहुत सारे सहसंयोजकता बंध जुड़े होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इन्हें जो क्या कहते हैं, इन्हें लिगैंड कहा जाता है, जो जुड़े होते हैं उसको। उपसंयोजक बंध आबंध केंद्रीय धातु तो आप समझ गए होंगे, केंद्रीय धातु वो जिसके साथ बहुत सारे जो परमाणु आयन होते हैं आपस में बंध बनाए रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपको ये उपसंयोजक बंध और लिगैंड क्या होता है समझ आ जाएगा। केंद्रीय धातु तो मैंने बता दिया, जो बीच में होता है उसके आसपास बहुत सारे सहसंयोजक बंध जुड़े होते हैं। चलिए आगे देखते हैं लिगैंड क्या होता है। सो लिगैंड is an atom, ion or molecule that forms a covalent bond by donating at least one pair of electrons to ये सेंट्रल मेटल आयन इज़ कॉल्ड ए लिगैंड। इसका मतलब आप समझ सकते हो, बहुत ही इजी है कि कोई परमाणु होता है आयन या अणु जो केंद्रीय धातु आयन को कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन देकर उपसंयोजक बंध का निर्माण करता है, इसे लिगैंड कहते हैं। आप एग्जाम्पल में आपका NH यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ मैंने क्या बताया कि कोई परमाणु या आयन या अणु जो केंद्रीय धातु आयन, यानी ये जो एक कोई परमाणु आयन या फिर ये आपका क्या है, कोई केंद्रीय अणु है, ठीक है, ये क्या करता है, जो आपका सेंट्रल है, ठीक है, मैंने क्या बताया था, जो सेंट्रल मेटल है उससे क्या होता है, अपना एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन इस सेंट्रल मेटल को दे करके एक उप सहसंयोजक बंध बनाया रहता है। यहाँ पे मैंने बताया है कि उप सहसंयोजक बंध क्या होता है, आबंध। तो ये क्या करता है लिगैंड वह होता है जो कोई परमाणु आयन किसी केंद्रीय परमाणु से या केंद्रीय आयन से सेंट्रल मेटल से क्या करता है, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन को दे करके क्या करता है, इससे बॉन्ड बना लेता है कि चलो भाई मेरा एक इलेक्ट्रॉन तुम ले लो, 2 इलेक्ट्रॉन और तुम दे दो 2 इलेक्ट्रॉन, और हम आपस में बंध बना लेते हैं। सो ये तो होता है आपका सेंट्रल मेटल और ये होता है आपका लिगैंड यानी आप समझ गए। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। जो आपका नेक्स्ट है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। इस हेडिंग को अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे ही हेडिंग टू हेडिंग लिखना है, ठीक है। सो द टोटल नंबर ऑफ लिगैंड, यानी जो आपके कुल लिगैंड के नंबर होते हैं, द टोटल नंबर ऑफ लिगैंड्स अटैच टू द सेंट्रल मेटल आयन इन ए कम्प्लेक्स इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट सेंट्रल मेटल। इसका आप ये समझते हैं कि किसी संकुल में केंद्रीय धातु आयन से क्या होता है, संयुक्त लिगैंडों की जो कुल संख्या होती है उस केंद्रीय धातु की उप सहसंयोजक संख्या कहते हैं। यहाँ पे आप इससे समझ सकते हो कि ये क्या है आपका सेंट्रल मेटल, जानते हो आप, ये क्या है लिगैंड, ठीक है, समझ आ रहा है। तो सेंट्रल मेटल से जितने लिगैंड, कितने लिगैंड है आपके, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 लिगैंड क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल से जुड़े हुए हैं। तो इस सेंट्रल मेटल का उप सहसंयोजकता बंध कितना हुआ आपका, 6 हुआ, समझ रहे हो आप। यानी कि आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हुए, पूरे मिला के 6। इसी चीज़ को मैंने कहा कि जो आपके किसी संकुल, यानी कि ये पूरा एक संकुल है और इस संकुल में जो केंद्रीय धातु होता है उससे जितनी संख्या में लिगैंड जुड़े होते हैं उसे उसका क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। समझ गए होंगे आप।
नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर। इसका मतलब होता है इनसाइड जो कोष्टक है, इनसाइड कोष्टक इन ए पैकेज इन कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्पेयर। इसका मतलब होता है जो संकुल होता है उसके अंदर को कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहा जाता है। यानी यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, ये क्या है, एक बड़ा सा कोष्टक है, ठीक है। इस कोष्टक के अंदर क्या है, एक संकुल है। इसी कोष्टक के अंदर को पूरे एरिया को क्या कहा जाता है, संकुल कहा जाता है। तो इस संकुल के अंदर जो बहुत सारे क्या है लिगेंड बंधे हुए हैं या फिर जो सेंट्रल मेटल है, तो इस संकुल को, जो संकुल होता है उसी को क्या कहा जाता है, इसका स्पेयर यानी कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर यानी कि कोऑर्डिनेशन क्षेत्र बोला जाता है। इस पूरे कोष्टक के अंदर को क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन क्षेत्र बोला जाता है। सो आप समझ गए होंगे क्या है। आई होप गाइस आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपका हिंदी, इसका हिंदी नोट भी आपको मिल जाएगा। आपके जो हिंदी मीडियम के फ्रेंड्स होंगे उनको ये शेयर कर दीजिएगा, उनको भी समझ आ जाएगा। एंड इसके बाद हम वर्नर का उपसंयोजक सिद्धांत पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह से केमिस्ट्री से जुड़े या किसी भी चीज़ से जुड़े क्या टॉपिक मिलते रहें अच्छे से। और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छाट के सेकेंड ईयर का वीडियो बनाया है ताकि आपको इधर उधर छानबीन ना करना पड़े। आप चाहें तो इन सारे टॉपिक को अपने बुक से मिला सकते हो। आपको अगर कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं उसको सोल्यूशन आपको ज़रूर बताऊँगी कि क्या करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।